किसी के पास कोई टेप वेप है? टेप वेप कुछ किसी तरह का बांधने के लिए, धागा आगा कुछ? ये डेली लटकता है। टेप या धागा है कुछ देना जरा, टेप या धागा किसी तरह का। ना इसको बीच से निकाल। गेटिस दे दो, गेटिस है। हाँ क्लिप गेटिस कुछ भी दे दो। जैसे ये बंदा रहेगा ना, ये लटकता है तो टूट जाएगा, किसी दिन खिंच जाएगा तो खराब हो जाएगी। हाँ यस, नहीं नहीं ये सही। अब इससे क्या होगा ना, ये बंधा रहेगा। बैठ जाओ सब लोग। हाँ भाई बच्चों, बातें खत्म हो गई हो तो चालू किया जाए। देखो, नया चैप्टर का नाम है लिक्विड सोल्यूशन। आप देखो लिक्विड सोल्यूशन में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। आप लोगों को लिक्विड सोल्यूशन के बारे में बता दें, सस्ता और टिकाऊ चैप्टर है। सस्ता और टिकाऊ चैप्टर का मतलब क्या होता है जरा समझो। एक तो चैप्टर छोटा है तुम्हारा, ठीक है। दूसरी बात, दो क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तीसरी बात, गौर से देखो। अरे भाई आवाज बंद करोगे तभी पढ़ा पाऊंगा यार, इतना टैलेंट नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो क्या है, बहुत छोटा चैप्टर है, दो क्वेश्चन आते हैं, और साथ साथ में जो क्वेश्चन आएंगे जर्नली फार्मूला बेस्ड होते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन घूमता नहीं है। एक क्वेश्चन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का फिक्स है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आएगा, फिर एक क्वेश्चन कहीं और से आ जाता है, राउट्स लॉ से आ जाता है, या फिर आइडियल और नॉन आइडियल से आ जाता है। हाँ, तो आपको मिला के सिर्फ दो क्वेश्चन मिलने, और दो क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं उतना बड़ा चैप्टर नहीं है जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे सब टॉपिक हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे सब टॉपिक हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे सब टॉपिक हैं, मगर इस चैप्टर में क्या है, एक तो क्वेश्चन भी इजी आता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, सारे देख लो क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में सिर्फ फार्मूला लगाना है, या तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है।
चैप्टर छोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म इससे जस्ट पहले पढ़ के आए होते हैं। जैसे इसमें कंसंट्रेशन टर्म भी पढ़ाया जाए तो चैप्टर ठीक ठाक बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पढ़ाने में 2 से 3 क्लास चली ही जाती है। मगर मैं मोल कॉन्सेप्ट के बाद इसी वजह से इस चैप्टर को रखता हूं कि मोल कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद रखने से क्या होता है, वो 2-3 क्लासें अपनी दूसरी जगह पे यूज हो जाती हैं कि आप ज्यादा प्रैक्टिस करा लो, आप आराम से पढ़ा लो, आप थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा टाइम ले पाओ। क्यों? क्योंकि जस्ट पहले कंसंट्रेशन पढ़ाया है 3 क्लास पहले। तो 3 क्लास पहले जब कंसंट्रेशन पढ़ाया है तो कंसंट्रेशन पढ़ाना नहीं पड़ता है, और कंसंट्रेशन का सबसे ज्यादा यूज इसी चैप्टर में आता है। वेपर प्रेशर निकालोगे तो भी कंसंट्रेशन के टर्म में, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालोगे तो भी कंसंट्रेशन के टर्म में। तो जस्ट बात पढ़ाने से क्या होता है, बच्चे को भी आराम रहता है। इस चैप्टर का बेस बच्चे को अपने आप पहले से ही आ रहा है। क्यों? 3 क्लास पहले ही उसने कंसंट्रेशन पढ़ा है। तो इसी वजह से मोल के जस्ट बाद में लिक्विड सोल्यूशन पढ़ा देता हूं। 2 से 3 क्लास का फायदा, एक बच्चे को कनेक्टिविटी का फायदा कि हाँ यार जो इसमें यूज होने वाला है वो उसको पहले से ही आता है, 3 क्लास पहले ही उसने पढ़ा है, उसका ताजा ताजा है, तो उसको भी दिक्कत नहीं आती, उसको भी सपोर्ट मिलता है कि हाँ यार ये बात तो अभी मैंने पढ़ रखी है। तो हम लोग इसको चालू करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में। इस समय जो भी चैप्टर है सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं, 45 क्वेश्चन आपको करने हैं 50 में से, उसमें से 20 इसके हैं, तो 40% पेपर सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री से होगा, और चैप्टर है 9 से 10। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इतने चैप्टर है। इसका मतलब 9 से चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स को 2 पार्ट में मैं कभी कभी करा देता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो 9 चैप्टर है, 20 क्वेश्चन आने। इसका मतलब हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन लगभग आएंगे, किसी किसी से 3 आएंगे, ठीक है, और नहीं तो 2 आएंगे ही आएंगे। तो हर चैप्टर में 8 नंबर है। अब किसी के 8 नंबर या 12 नंबर थोड़े टफ होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे और 4-6 चैप्टर इन्वॉल्व होंगे। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 4 चैप्टर इन्वॉल्व होंगे, 1-2 नहीं 4 चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स में इतने टर्म है, इतने टर्म है, इतने टर्म है कि बच्चा भूल जाता है। जैसे कोई भी बच्चा 4 महीने से आ रहे हो, मगर इसमें से ठीक है आधे बच्चों के नाम तुम्हें नहीं पता है, और जबकि बात करते करते एक एक बार तो सुना ही है, मगर इतने नाम है ना, और एक लोग 2-2 नाम रख रहा है, राजू, रंजन, तिवारी, तो यार 2-2 नाम रख के कैसे होगा? तो थर्मोडायनेमिक्स में यही है, इसको पढ़ाया तो 5 नए वर्ड आए, फिर उसको पढ़ाया फिर 5 नए वर्ड आए, फिर उसको पढ़ाया फिर 10 नए वर्ड आए, तो यार 70-80 वर्ड आ जाते हैं, तो बच्चा कैसे याद रखेगा? हाँ, काशी भी है, विश्वनाथ भी है, सब है। हाँ, डिम्पल पिंपल श्रीवास्तव। तो देखिए, अब पढ़ाना शुरू करते हैं। चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता दी है, चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता दी है कि यार सस्ता और टिकाऊ चैप्टर है, आपको नंबर देगा। ठीक है, 2 नंबर मतलब 2 क्वेश्चन मिनिमम देगा। अब आपको करना है कि 2 क्वेश्चन आप कैसे करो। आप लोगों का मोल कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, सभी पूरा का पूरा एमपीएस लगाइए, पूरा का पूरा आरपीएस लगाइए। जल्दी ही, देखो मैं अपनी तरफ से सारे काम कर दूंगा, जल्द ही कुछ ऐसा करूंगा, 2-4 दिन में बता दूंगा। अभी मैं प्लान पे लगा हुआ हूं, प्लान कर रहा हूं, जैसे साथ साथ में आपका रिवीजन भी होता जाए, पढ़ाता जाऊं, सब कुछ करता जाऊं, फिर एक ऐसी सीट दूं जिसमें आप रिवीजन, वैसे भी आरपीएस रिवीजन ही है, 5 सीट है, 1-2 सीट नहीं है, 15-15 क्वेश्चन की 5 सीट है, और पूरे चैप्टर की है। आप आराम से 50 क्वेश्चन एमपीएस के लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, उसके बाद 5 टेस्ट दो, आरपीएस को एज ए टेस्ट लो कि भाई मैंने चैप्टर पढ़ लिया सर से, एमपीएस लगा लिया, पीवाईक्यू लगा लिया, अब हमारी तरफ से चैप्टर फिनिश है। हमने देख लिया कि नहीं हमें सारे सब टॉपिक आते हैं, नहीं आते तो उस सब टॉपिक को रिवाइज कर लो, टीचर से पूछ लो और क्वेश्चन लगा लो।
तुम्हारी तरफ से जब कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं यार हमारी तरफ से ये चैप्टर खत्म है, तो आरपीएस को एज ए टेस्ट मान लो। 15 क्वेश्चन है, 20 मिनट का अलार्म लगाओ कि 20 मिनट में 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक टेस्ट दिया, फिर देखा उसमें गलती कहाँ आई। जरूरी नहीं जल्दी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत टाइम होता है, 5 महीने बहुत होते हैं सिलेक्शन के लिए। आपने क्या किया, 20 मिनट का अलार्म लगाया, 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब देखें कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्यों नहीं निकल पाए, क्योंकि 20 मिनट का मतलब हुआ कि हर क्वेश्चन को आपको 70 सेकंड में सॉल्व करना है, और फिजिकल का है, कैलकुलेशन भी मांगेगा। तो अब हमें ये पता चल रहा है हम जल्दी जल्दी क्यों नहीं सॉल्व कर पाए। कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, मान लो 15 में से 12 सही हो रहे हैं, 11 सही हो रहे हैं, ठीक है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। 10 से नीचे जा रहा है, 10 जा रहा है, तो सोचो कि कहाँ गलती हुई। अच्छा, कंसंट्रेशन का क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, अरे फार्मूला याद नहीं था, इसका मतलब अभी फार्मूले में रट्टा मारना बाकी है। क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट मिसिंग था। उस कॉन्सेप्ट को 2-3 बार लिख लो, लिख लिख के उसको याद करो। देखो गलतियां सुधारनी है, अच्छाइयों को बार बार पालिश करोगे तो नंबर नहीं बढ़ेंगे, गलतियों को अच्छाइयों में कन्वर्ट करना है। मतलब जो गलत कर रहे हो उसको सही करना है, जो सही कर रहे हो उसी को बार बार सही करने से नंबर थोड़ी बढ़ेंगे। आपने एक टेस्ट दिया, फिर दूसरा दिया, दूसरे दिन दूसरा दिया, उसमें देखा क्या कमी आई, कमियां नहीं आ रही हैं तो चाहो तो आगे के टेस्ट दो ही नहीं भाई। जब हमारा 2 टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, 12-13 12-13, तीसरा भी दे लो तो भी 12-13 आ रहा है, तो अब उस पर टाइम क्यों खराब करो। इसका मतलब मस्त है ये चैप्टर, आगे खिसकते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है। तो यदि 5 टेस्ट है आरपीएस में, 5 में से 3 सही लगते हैं तो ठीक है, 2 टेस्ट हम रिजर्व में रख लेते हैं, फ्यूचर में रिवीजन के फॉर्म में इन टेस्ट को यूज कर लेंगे, और नहीं तो पांचों के पांचों दे दो, वो आपके ऊपर है। मगर अपने को चेक करते रहो, अपनी प्रिपरेशन को चेक करते रहो, हर बार आपको चीजें मिलती रहेंगी। और तब तक 2-3 चैप्टर खिसकेंगे तो कुछ और भी लाऊंगा मैं, ठीक है, जैसे बच्चों का रिवीजन होता रहे और उनको क्वेश्चन मिलते रहे, चीजें बनती रहे कि हाँ भाई क्या क्या कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, मैं सारी बातें बताता रहूंगा, और जो बताया जाएगा वही आएगा, इसकी भी गारंटी है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इसकी गारंटी तुम्हें देनी है, हमें नहीं देनी है, ठीक है। तो चलो इस चैप्टर की, हाँ बेटे, तो देखो इसके कौन से सब टॉपिक है, वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड हेनरीज लॉ। इतने सब टॉपिक पढ़ने हैं, इतने सब टॉपिक हम एक एक करके पढ़ने हैं। तो चलो सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, सब टॉपिक लिखने की जरूरत है क्या, तो आप लिख लीजिएगा, आपको ये पीपीटी मिलती तो है, ठीक है, सब टॉपिक आप लिख लीजिएगा, लिखना चाहो लिख लो, मोल कॉन्सेप्ट के भी सब टॉपिक लिखो, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए हाँ ये सब टॉपिक मुझे आता है। जैसे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड पे पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आया, मगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि मान लो आएगा तो कैसे आएगा, आएगा तो कैसे आएगा। चैप्टर अच्छा है, मस्त है। अच्छा, संडे को फिजिक्स की क्लास मेरे हिसाब से शायद नहीं है, अब मैं एक बार अभी पूछ लूंगा, मैं पूछना भूल गया, ठीक है, क्योंकि बीएन सर का गला खराब है तो मुझे नहीं लग रहा होगी। हा? है, एक बार पूछ लीजिएगा। यदि है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो भी अच्छी बात है, तो मैं पढ़ा दूंगा। हाँ हाँ, नहीं होगा तो मैं करवा लूंगा। अब देखो, अब हम लोग 15 से 20 मिनट से पढ़ाई करेंगे, और क्या, फिर क्वेश्चन करेंगे। अब तुम लोग स्टेटमेंट ही पूरा नहीं होने देते तो इसमें हम क्या करें, पहले खुश हो जाते हो। स्टेट ऑफ मैटर, हाँ, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, 3 चैप्टर गायब कर दिए गए। नहीं वो तो इनऑर्गेनिक है, मैं फिजिकल का बता दे रहा हूँ, है ना।
अब देखो, जैसे स्टेट ऑफ मैटर रहता तो इसके बाद स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाता, सोल्यूशन नहीं, क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर का भी थोड़ा सा यूज होता है। अब देखो बच्चों, चलो मस्ती से कुछ बातें कर लेते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। जरा देखो यार, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर की बात करते हैं। सारे बच्चे जरा इधर ध्यान दें। देखो मैंने एक कंटेनर लिया, अब कंटेनर यदि ओपन होगा तो बताओ जरा उस कंटेनर पे कितना प्रेशर लग रहा होगा? यदि कोई भी बर्तन ओपन है तो उस पर हमेशा कांस्टेंट प्रेशर लगता है, और वो प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हो, है ना? तो यार यदि कंटेनर ओपन है तो प्रेशर काउंट ही क्या करना, उस पर तो हमेशा फिक्स प्रेशर लगना है कि नहीं? तो इसका मतलब वेपर प्रेशर की जो हेडिंग है क्लोज कंटेनर पे चलेगी। वो कहे या ना कहे, तुम्हें अपने आप समझ लेना है कि कंटेनर क्लोज है। क्यों? क्योंकि यदि ओपन कंटेनर है तो प्रेशर वैसे ही फिक्स है, उसमें बताना क्या, काउंट क्या करना, है ना? तो इसका मतलब कंटेनर हमने क्लोज कर रखा है। अच्छा, ये जो हम लिक्विड ले रहे हैं इसकी भी अपनी एक खास बात है। जो आप लिक्विड ले रहे हो इसके पास एक नेचर है जिसको कहते हैं वेलेटाइल नेचर। तो बच्चों ने कहा सर ये वेलेटाइल नेचर का मतलब क्या है? तो मैंने कहा ऐसा लिक्विड जो वेपर फॉर्म करता हो, ऐसा लिक्विड जो वेपर फॉर्म करता हो, हम ऐसा लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है? लिक्विड फॉर्म वेपर, ऐसा लिक्विड लेना है जो वेपर फॉर्म करता हो, ठीक है? अच्छा ले लिया, अब देखो क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। देखो भाई ये लिक्विड है, लिक्विड क्या करेगा? वेपर बनाएगा, ऐसे, ठीक है? ये लिक्विड फेज है और ये क्या बन रही है? वेपर बन रही है। ये देखो, तो जरा देखो, लिक्विड से वेपर में जाना क्या बोला जाता है? यदि आप लिक्विड से वेपर में जा रहे हो तो इसको बोल देते हैं एवोपोरेशन। हम लिक्विड से किस में जा रहे हैं? वेपर में जा रहे हैं। अच्छा, वेपर बाहर निकल पा रही है कि नहीं? मार खाओगे, नहीं मार खाओगे। देखो बातें सुननी है, छापनी नहीं है। पहले ही मैंने लिख दिया था क्लोज कंटेनर है। तो जब वेपर निकल नहीं पा रही है तो फिर वो कंडेंस होना भी स्टार्ट होगी। आप देखते हो खाना बनना है, ठीक है, आप उसके ऊपर एक तस्तरी रख देते हो तो बूंदे बन जाती हैं, है ना? लिक्विड आ जाता है, इसका मतलब क्या है? जो वेपर बनी वो कंडेंस भी हो रही है। आपने कंटेनर क्लोज कर रखा है तो भाई पहले क्या हो रहा है? एवोपरेशन हो रहा है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जब वेपर ज्यादा हो जाएगी तो वो कंडेंसेशन स्टार्ट कर देगी। इधर वेपर से लिक्विड आना, तो फिर क्या होगा? कुछ समय बाद वेपर से लिक्विड आना स्टार्ट हो जाएगा। वेपर से लिक्विड आने को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं, है ना? बता देंगे यार। देखो, किसी भी चीज का लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन इवोपोरेशन बोला जाता है। अब वेपर के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स होता है। देखो पानी यदि हम एक बूंद डालेंगे तो कोई एक जगह घेरेगी, ऐसा नहीं होगा कि एक बूंद पानी जब हम डालेंगे तो एक मालिक्यूल उधर होगा, एक मालिक्यूल उधर होगा, एक मालिक्यूल उधर, एक मालिक्यूल उधर, ऐसा नहीं होता है। आप डाल के देख लो, वो एक छोटी सी जगह पे एक ड्रॉपलेट बना देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है। कुछ ऐसा, चार लौंडे भाग रहे हैं और उनको एक रस्सी से बांध दिया गया है। अब वो चाहे जिधर भगे मगर डायरेक्शन एक ही होगी उनकी, ऐसा नहीं होगा कि एक उधर भगे एक उधर भगे, क्योंकि रस्सी से बंधे हुए। तो बस इतना ही होता है लिक्विड। चार लौंडों को रस्सी से बांध दिया गया है, अब भागो जहां मनो भागो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा इधर भागना, जहां मनो भागो, मगर वो सब एक ही जगह एक ही तरफ भगेंगे क्योंकि वो रस्सी से बंधे हुए हैं। और उस रस्सी को ही अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। ये काम है लिक्विड का। अब गैस कैसी होती है? चार लौंडे भाग रहे हैं और किसी रस्सी से नहीं बंधे हैं, तो भाई कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई उधर भागता है। ये है क्या? वेपर या गैस। तो जैसे ही लिक्विड के
ठीक है, जैसे ही लिक्विड के बीच में जो रस्सी बंधी है वो कट जाती है तो वो तुरंत वेपर फेज में आ जाता है। तो यही हुआ है, हमने टेम्परेचर दिया या उसने एटमॉस्फेयर से इतना टेम्परेचर ले लिया, क्योंकि टेम्परेचर ही चाहिए ना, एनर्जी तो चाहिए। तो एक है एनर्जी दे दो, एक है एटमॉस्फेयर में भी तो एनर्जी घूम रही है। आप कहते हो अरे गर्मी लग रही है, कैसे लग गई अचानक गर्मी? सर्दी लग रही है, कैसे लग गई सर्दी भाई? इसका मतलब आप एनर्जी ले रहे हो या दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है? तो ये भी तो लेगा देगा यार, अकेले तुम्हारे लिए थोड़ी आई है सनलाइट, इसके लिए भी आई है। तो क्या हुआ, जब लिक्विड वेपर में गया तो लिक्विड को वेपर में जाने के प्रोसेस को एवोपोरेशन कहते हैं। अब वेपर बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी तो कंडेंसेशन स्टार्ट कर देगी। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, वेपर से लिक्विड में आना। कुछ समय बाद उन दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगी, कुछ समय बाद उन दोनों में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ आपको समझाता हूं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, इस हाथ से मैं 10 रुपए लेता हूं, इस हाथ से 10 रुपए देता हूं, ठीक है, 10 रुपए लिए 10 रुपए दिए, 1 सेकंड में 10 रुपए मेरे पास आए, 1 सेकंड में 10 रुपए खर्च किए, रिजल्ट कितना आ रहा है? प्रोसेस चल रहा है कि रुका हुआ है? चल रहा है, बस यही इक्विलिब्रियम है। 1 सेकंड में क्या हुआ, रिएक्टेंट के 2 मोल ब्रेक हुए, प्रोडक्ट बना, उसी 1 सेकंड में 2 मोल रिएक्टेंट के फॉर्म हो गए। तो रिजल्ट जीरो है मगर रिएक्शन हो रही है, डायनेमिक है, रिजल्ट कितना है, जीरो। तो बस ये स्टेट आना इक्विलिब्रियम है। दो मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में गए, उसी समय में 2 मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड में आ गए, तो रिजल्ट जीरो है मगर प्रोसेस चल रहा है। इसी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम या सैचुरेशन स्टेट। सैचुरेटेड स्टेट का मतलब भी यही है कि भाई सैचुरेशन आ गया, मतलब अब ना तो वेपर बनना ही है और ना लिक्विड बनना है, दोनों बस इस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में। तो इसी को इक्विलिब्रियम बोल दो या यहां पर सैचुरेशन स्टेट बोल दो, सैचुरेटेड स्टेट। अब जरा देखिए हुआ क्या, तो लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। अच्छा कोई बच्चा बता सकता है कि ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडो या एक्सो? आप लिक्विड से वेपर में जा रहे हो तो आपको अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक ना, तो आपको क्या है, अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करना पड़ेगा, और अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करोगे तो एनर्जी दोगे। तो इसका मतलब ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, बस खत्म हो गई कहानी। अब जरा देखो, ये जो वेपर बन गई, ये जो वेपर बन गई, इसने जो भी प्रेशर एक्सर्ट कराया इसी को वेपर प्रेशर कह देते हैं। लिक्विड की वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कराती है उसको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। लिक्विड की वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कराती है उसे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं, ठीक है। लिक्विड होगा तो उसकी वेपर बनेगी जरूर, आधी पौनी थोड़ी मोड़ी बनेगी जरूर। आप एक गिलास पानी छत में रखो, 1-2 दिन बाद देखो थोड़ा सा उड़ी जाता है, इसका मतलब वो वेपर में चला ही गया। आप कोई हीट थोड़ी कर रहे हो, उतनी हीट वो एटमॉस्फेयर से चुरा लेता है। तो लिक्विड की वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं, उसे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। अब हम कब काउंट करते हैं, जब उनमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो पहले डिफिनीशन छाप देते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है। अब देखो साइंस की लैंग्वेज में लिखेंगे तो थोड़ा सजा देंगे, बुरा मान जाते हैं वो लोग। वैसे डिफिनीशन सिंपल सी है, क्या, लिक्विड की वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कराती है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। लिक्विड की वेपर जो प्रेशर डेवलप करती है उसे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। मगर साइंस वाले कहते नहीं, मुखौटा बड़ा लगा के रखो डरावना, जैसे आम आदमी साइंस लेने ना पाए, नहीं तो सब इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर रिक्शा भी चलाना है, अकाउंटिंग भी करनी है, ये सब भी करना है, ये कौन करेगा? तो एक बड़ा सा मुखौटा लगाते हैं डिफिनीशन का, डरावनी टाइप के डिफिनीशन। अब देखो एक क्या है, लिक्विड की वेपर ने जो प्रेशर जनरेट कराया वो वेपर प्रेशर है। अब जब मैं लिखूंगा तो तुम्हें लगेगा अच्छा ये इतना बड़ा काम किया क्या, देखना, टोटल टोटल प्रेशर exert by vapor of liquid on the surface of liquid at
एट इक्विलिब्रियम लिख दो या सैचुरेशन स्टेट। आप कब काउंट कर रहे हो? जब इक्विलिब्रियम आ गया या सैचुरेशन स्टेट। एट इक्विलिब्रियम या सैचुरेटेड स्टेट, सैचुरेटेड स्टेट। अब देखो क्या लिखा है, लिक्विड की वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कराती है उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। इतनी बात डिफिनीशन समझ में आई कि नहीं? क्या? लिक्विड की वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कराएगी उसे वेपर प्रेशर कहेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो भाई ने कहा ठीक है यार सर, ये कह दोगे मान लेते हैं, मगर इसकी कोई वैल्यू वैल्यू भी निकाल पाओगे आप? मैंने कहा निकाल देंगे यार। अब जरा देखो बच्चों, ये एक इक्विलिब्रियम है? हाँ। यदि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा। कहीं पर भी इक्विलिब्रियम आई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओ, बवाल तो नहीं हुआ है ना कोई? सब वापस आएगा। इसको पहले किनारे खिसका दें। ये फुंतुड़ किस लिए होता है? गया किधर? ये होता किस लिए फुंतुड़? तो डिस्टर्ब तो वैसा ही हम इतना है यार, और कितना करेगा यार। हाँ हाँ बेटे, कंटेनर काहे के लिए ब्लास्ट कराना है? वाइपर से कर सकता है, जरूरत से ज्यादा बना दोगे तो कर जाएगा। कुकर कभी कभी फटता है ना तुम्हारा, है? कुकर फट जाता है ना। अब लगातार हीट करते जा रहे हो, अब हीट करते जा रहे हो, वाइपर बनती जा रही, वाइपर बनती जा रही, निकलने की जगह नहीं है। आवाज नहीं आ रही है, सबको शांत करा लो तब बताओ, पूछो। देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो कैसे निकलता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अभी तुम्हारा क्वेश्चन बता दूं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना? अब हम निकाल क्या रहे हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमारे पास है क्या? वेपर है। तो वेपर का प्रेशर काउंट करोगे तो हम लिखते क्या है? प्रेशर ऑफ वेपर, प्रेशर ऑफ वेपर डिवाइडेड बाई, ये प्रोडक्ट हो गया। अब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है? लिक्विड। लिक्विड और सॉलिड के कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखे जाते क्योंकि वो कांस्टेंट होते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में इतना बड़ा चेंज नहीं लाते हैं। तो प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखे जाते हैं। तो ये प्योर लिक्विड है, सोल्यूशन तो है नहीं, आप प्योर लिक्विड का पढ़ रहे हो, तो ये प्योर लिक्विड है। तो यार इसका हम लिखेंगे नहीं, तो वेपर प्रेशर ऑफ, देखो प्रेशर ऑफ वेपर कितना आ रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, चेक कर लो। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है। कैसे निकाला? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला लगाया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू प्रेशर ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ लिक्विड, और प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है? कांस्टेंट, यूनिट, यूनिट मतलब 1। तो जिसकी वजह से उसकी वैल्यू हमने लिखी नहीं। तो केपी इक्वल टू आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, या वेपर प्रेशर आ गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 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 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस फिजिकल कन्वर्जन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लिक्विड वेपर में जा रहा है। तो जरा देखो, लिक्विड की वेपर ने जो प्रेशर एक्सर्ट कराया उसे वेपर प्रेशर कहते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। कौन सा इक्विलिब्रियम? ये वाला इक्विलिब्रियम, लिक्विड से वेपर जाने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब बताओ, थोड़ा बहुत यदि पढ़ा हो, याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है, कुछ किसी पे कुछ भी कर लो, किसी पे नहीं करेगा, सिर्फ किस पे करेगा? टेम्परेचर पे करेगा। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर भी चेंज नहीं होगा।
क्योंकि वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आ रही है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जब किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ऑटोमेटिक वेपर प्रेशर की वैल्यू नहीं चेंज होगी। जैसे ये कह दिया जाए आप डॉक्टर बनोगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो मेरे बराबर होगी। अब मेरी 100 रुपए है, ना कभी चेंज होती है, ना ज्यादा बढ़ती है, ना कम होती है, तो तुम्हारी भी 100 रुपए हो गई। 100 रुपए बताई तुम, एक एक्चुअल में तुम लोग जो है ना कम वैल्यू लगाते। 5 करोड़ हमको क्यों, हम तो 10-20 करोड़ लेंगे यार। भाई इतनी छोटी वैल्यू थोड़ी ना है, 5 करोड़ क्यों होगी। अब भाई तुम पूरे इंडिया में अच्छे डॉक्टर में गिने जाओगे तो बस 1-2 करोड़ में काम करोगे, क्यों करोगे, कम से कम 10-20 करोड़ होने चाहिए। तो 10-20 करोड़ रुपए समोसे खिलाने के लिए, पिज्जा खिलाने के लिए कमाए जाते हैं। सोची छोटी, मतलब सोच ही नहीं पा रहे। अरे भाई सोचो तो ठीक से, अरे सोच तो बढ़ाओ यार, मतलब सोच कितनी छोटी है, बड़ी सोच रखा करो। हाँ, अब वो फ्यूचर है, वो फ्यूचर है। आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, जिस दिन जिसका सिलेक्शन हो जाए वो दिन उसका है। उस दिन वो जो खाना चाहेगा खाएगा, जो घूमना चाहेगा घूमेगा। मेरा रुपया मेरा होगा, आप सिलेक्शन लेके आइए, वो दिन आपका है। आप जो खाना चाहो खाओ, ठीक है। जो पूरा दिन का जिम्मा मेरा है, मेरे पैसे से आप जो मनो खाओ पियो, 1-2-4 पिज्जा जो भी करना है। हाँ हाँ, शॉपिंग भी कर सकते हो, लिमिट 50,000 रुपए, लिमिट 50, लिमिट लगा दी है, लिमिट लगा दी है, ठीक है। यदि आपकी नंबर, यदि आपकी रैंक 100 के अंदर है तो 50,000 रुपए, ठीक है। 500 के अंदर है तो 20,000 रुपए। अरे भाई 2 लाख इसीलिए नहीं, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, दो थोड़ी सेलेक्ट होते कोई। हाँ, चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो पढ़ाई कर लेते हैं। देखिए आप लोग मेहनत कर रहे हो, और आप लोग मेहनत करके डॉक्टर बनते हो, और बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हो, तो यदि उसकी जो कीमत है आप उसको वसूलिए। क्यों? क्योंकि आपने उतनी मेहनत की है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। आपने जो मेहनत की वो दूसरे नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप उस लेवल पे हो, नहीं तो सारी दुनिया होती। भाई आप सारे बच्चे पढ़ने आए हो ना, सेलेक्ट कुछ हो गए, इसका मतलब कुछ उसने अलग जरूर किया है। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि सिलेक्शन शकल देख के दिया जा रहा था, अच्छा ठीक लग रहे हो आ जाओ, ऐसा तो नहीं है ना, है कि नहीं। सिलेक्शन किससे मिल रहा है, नॉलेज से मिल रहा है, और उसको कमाने में उसने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत जरूर की है, और वो मेहनत कोई नहीं कर पाया है, तो यार एडवांटेज तो ही है, तो फिर वो तो पैसे लेगा ही लेगा। इसीलिए डॉक्टर क्या करता है, मन होता है तो शकल देखता है, नहीं तो बस ऐसे ही कह देता जाओ, ऐसे करके लिखता रहता है। मन हुआ तो देख लिया, अच्छा तुम ही हो, नहीं तो कहता ठीक है इसका काम हो गया, दूसरा भेजो, तीसरा भेजो, है। तो एक जगह में दिखाने गया, उसकी फीस थी 7,000 रुपए। हाँ, न्यूरो सर्जन था, 7,000 रुपए देखने की फीस। तो मेरे से मेरी वाइफ ने कहा यार इसकी फीस बहुत ज्यादा है। तो हमने कहा तुम दिखाने जिसको जा रहे हो वो इस मतलब पूरे दिल्ली का टॉप है, कहाँ। हाँ, तो हमने कहा पैसे क्यों नहीं ले गए। भाई पूरे दिल्ली में इतने डॉक्टर है और उन सब में सबसे अच्छा है, इसका मतलब वो पूरे इंडिया में अच्छा हुआ ना, तो पैसे क्यों नहीं लेगा। कोई एक लेडीज डॉक्टर थी, वो गायना से रिलेटेड कुछ था, मैं बता रहा हूँ आपको भी, ये बात कब बता रहा हूँ, 2016 की बात बता रहा हूँ, आज की भी नहीं बता रहा। एक्चुअल में लव एंड कुछ ट्विंस है मेरे जो 2 बच्चे हैं, तो ट्विंस में क्या है, कुछ कॉम्प्लिकेशन था उस समय। तो एक न्यूरो सर्जन को दिखाना था, क्योंकि ये वाला पोर्शन एक्सरे में नहीं आ रहा था, ये वाला पोर्शन एक का, कि नोज नहीं दिख रही थी, चाहे जिस तरह से एक्सरे अल्ट्रासाउंड करा लो। तो उन्होंने बताया कि नहीं यार ये एक डॉक्टर है, गंगाराम में कोई बैठते हैं, तो इनको जाके आप दिखा लो एक बार। तो न्यूरो सर्जन थे, वो अपना कुछ भी करना होगा, कोई चार्ट आर्ट था उनका, सर्जरी अर्जरी का वो बनाते होंगे, तो वो अपना कुछ कंसल्ट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है दिखा लेता हूँ। तो भाई एक तो वो आज मैंने बोला तो 2-3 दिन बाद का तो अपॉइंटमेंट है, ऊपर से जब गया तो बहुत भीड़ लगी, हमें लगा सब बीमारी पड़े रहते हैं क्या यार, इतनी भीड़ लगी है, ठीक है। फिर जब मैं मिला, आधे पौन घंटे बात हुई, बताया था, तो उसकी फीस इतनी थी, वो भी कंसल्ट कंसल्ट करने के बीच में 3 डॉक्टर थे, जो मिलने डाटा ले रहा है वो भी डॉक्टर है,
जो अंदर तक जाके थोड़ा बहुत चेक कर रहा है वो भी डॉक्टर है। और मेन डॉक्टर तो तब है जो बिल्कुल बता रहा है, उसके पास सारा डाटा पहुंच गया है। ठीक है, उस पूरे प्रोसेस की फीस मतलब वही कंसल्टेंसी फीस हुई एक तरह की 7,000। अब किसी का कहना है बहुत ज्यादा है, मैंने कहा वो बहुत कम ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो पूरी जिंदगी मेहनत करके आया है। पहले उसने डॉक्टरी पढ़ी होगी, एमबीबीएस किया होगा, एमडी किया होगा, एमएस किया होगा। फिर भी फिर भी इतने जितने लोग हैं उनमें से बेस्ट बनने के लिए भी उसने कुछ किया ही होगा। अब वो नहीं लेगा तो फिर लेगा कौन? भाई कौन लेगा के फिर पैसे? बताओ। नहीं मैं तो मान लो लूंगा ही लूंगा। ठीक है, कौन लेगा? आप आदमी को क्या है, दूसरे के पैसे हमेशा कम दिखते हैं, ज्यादा दिखते हैं, अपने कम दिखते हैं। अरे एक बिजनेसमैन जाता है 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचता है, तो वो तो 10 गुना ले रहा है। इस बच्चे ने या इन बच्चों ने कितनी मेहनत की है, पूरे इंडिया से लड़ाई की है, और जब वो डॉक्टर या इंजीनियर बन पा रहा है उसकी फीस तुम्हें ज्यादा लग रही है। लॉयर भी तो लेता है, ये जितने बड़े बड़े लॉयर हैं एक एक कंसल्टेंसी के 5-5 10-10 लाख रुपए लेते हैं एक एक हेयरिंग के। अभी देखो वो आया था ना, वो नीट वाला केस हुआ था, तो हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए दिए थे एक हेयरिंग के, और उसको वीडियो को भी नहीं डाला था। क्यों? क्योंकि उससे जो हम पूछ रहे थे वो बता ही नहीं रहा था। उनके लड़के थे ये जो पटना में ही है ना, अभी वो बने थे एक जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का लड़का भी वकील है, जयशंकर प्रसाद भी वकील है, उनका ऑफिस दिल्ली में ही है। तो हम लोगों ने कंसल्ट किया था कि यार नीट में क्या हो सकता है, मतलब अब केस हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो हम लोग बच्चों को बताएं। तो हम लोगों ने बात की थी, उस बात करने के मतलब वो कोर्ट में भी नहीं जाना था भाई को, सिर्फ हम लोगों से कंसल्ट करना था। तो हम लोगों के कंसल्ट करने की, एक कंसल्ट करने की फीस 1.5 लाख रुपए थी। सिर्फ इतना कंसल्ट करने की, आधे 1 घंटे हम लोगों ने आपस में बात की होगी, मतलब लड़ने भी नहीं जाना था वहां। 1.5 लाख रुपए भाई ने लिए थे, 1.5 लाख रुपए लिए। अब भाई सुप्रीम कोर्ट के वकील कोई 10-20 लाख नहीं है, गिनती के 100 हैं या 200 हैं। तो यार पूरे इंडिया में यदि 200 वकील वहां तक पहुंच पा रहे हैं तो काबिल है, उतनी मेहनत की है तो वो लेगा ही लेगा। तो बस अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, क्योंकि तुम दूसरे को रोक ही नहीं सकते हो। भाई दूसरे को कैसे रोक सकते हो, वो तो लेगा, वो तो काबिल है, उसने मेहनत की है। आप डॉक्टर के पास जाओगे वो लेगा ही लेगा। ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे वो लेगा ही लेगा। क्यों? क्योंकि उसने पैसे लगाए हैं, वो कुछ ऐसा दे रहा है जो दूसरा नहीं दे रहा है, तो लेगा ही लेगा। अब आपको काबिलियत अपनी बढ़ानी है कि नहीं यार हम भी उसी कैटेगरी में आ जाए, नहीं तो देना तो है ही आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है, ना मेरे पास ऑप्शन है ना उसके पास ऑप्शन। अब मुझे कोई यदि ज्यादा कहता है कि नहीं यार इसकी फीस इतनी है, तो मुझे कोई दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार इतना ही, मुझे ये पता है वो कितनी मेहनत से आया होगा। भाई कितनी मेहनत से आया होगा। अब आप जिस दिन डॉक्टर बन के निकलोगे तो तुम 10 साल बाद अपनी मेहनत को एनालाइज करोगे ना यार, कि हमारी मेहनत इतनी ज्यादा है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें इतने खर्च है, और इतने खर्च है तो पैसे यदि लेंगे नहीं तो चलेगा कैसे ये? भाई तुम फ्री में काम कर सकते हो, दूसरे थोड़ी कर लेंगे, वो तो लेंगे ही लेंगे पैसे ना, तो बाकी लोग तो पैसे लेंगे ही, और पैसे लेंगे तो पैसे देने के लिए पैसे आने भी तो चाहिए, तो वो लगते हैं। चलो अब उस बात को छोड़ते हैं, इधर आ जाते हैं। तो आप लोग कम से कम 20-30 से नीचे की बात ना किया करो, क्योंकि मैं नीचे की बात कभी करता ही नहीं कि हाँ यार छोटे मोटे पैसे की बात करो। जब भी बात करो थोड़ा सोच भी बड़ी रखो, क्योंकि जब सोचोगे बड़ा तभी कर पाओगे, सोचा ही नहीं बड़ा तो करो कैसे? हाँ तो कोई बात नहीं, 1 मिलियन सोचोगे तो किसी ना किसी दिन अचीव कर ही लोगे। अच्छा देखो, अब हम लोग सपने ही देखते रहेंगे तो इधर नहीं आ पाएंगे। तो थोड़ा सा जिंदगी में वापस आ जाए। तो देखो यार, मैंने ये बताया, तुम्हारा क्वेश्चन बता दूंगा अभी, है ना? पता नहीं क्या पूछ रहे थे, आवाज समझ में नहीं आई, मगर मैंने कहा पहले थोड़ा पढ़ा दूं। तो देखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू कितनी आ गई? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू कितनी है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या किसी पे डिपेंड करता है? नहीं, तो वेपर प्रेशर भी किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। आप 1 ग्राम लिक्विड लो या 1 लाख ग्राम लिक्विड लो, प्रभु इधर देख लो, इधर देख लो यार, है ना? अभी थोड़ी डॉक्टर बने हो कि इधर सामने देखोगे नहीं, जब बन जाओ तब देखना देखना। हाँ तो जरा देखो, जब आप
यदि अमाउंट चेंज करोगे तो क्या वेपर प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी पर डिपेंड नहीं करता है। आप कुछ भी करो, 1 किलो का वेपर प्रेशर उतना ही होगा जो 10 किलो लिक्विड का होगा। कंटेनर का वैल्यूम 1 हो या 10 हो, कंटेनर का शेप कुछ भी हो, वॉल्यूम आधा करो, पौना करो, कुछ भी करते रहो, यदि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो वेपर प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आप चाहे कुछ भी करें। पहला पॉइंट समझ गए? वेपर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर रहेगी, आप कुछ भी करते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ इतना चेक करेंगे, क्या प्रेशर चेंज हुआ? नहीं, कांस्टेंट है। क्या तुमने दिया है, क्या चेंज किया है, अपने को मतलब ही नहीं है यार। हमें बस इतना देखना है, प्रेशर चेंज हुआ? नहीं, कांस्टेंट है। प्रेशर चेंज हुआ? हाँ, तो चेंज होगा। बस इतना चेक करना है। तुम किस चीज को चेंज कर रहे हो अपने कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं इस चीज को थोड़ा सा, अच्छा, डेल्टा एच इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी निकली है उसकी वैल्यू है। इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी निकलेगी ना, सॉरी देनी पड़ेगी, तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी उसकी वैल्यू को हम लोगों ने डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया है। इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस। अब जरा देखिए, आपको पूरा मौका दूंगा छापने का, क्वेश्चन करने का, और क्वेश्चन कराऊंगा भी अभी। जरा थोड़ा धीरे धीरे आपको समझाता जाऊं और लिखता जाऊं। देखो सीएचडी, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। और इस इक्विलिब्रियम का प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक है। प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक है। ठीक है। वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी निकल के आई? लिक्विड का वेपर प्रेशर निकल के आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। सही है कि नहीं? अच्छा, अब तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, अब वो मैं लिख रहा हूं, गौर सुनिएगा। वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ओनली ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और कुछ भी होगा, और कुछ भी होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है सबको? नेचर ऑफ गैस चेंज करने का मतलब होता है तुमने इक्विलिब्रियम दूसरी ले ली, एक ही इक्विलिब्रियम में तो एक ही मालिक्यूल होगा ना, तो वो जब आएगा तब बताएंगे, टेंशन ना लो, वहां तक भी पहुंचेंगे, कोई नहीं। अब जरा देखो, आपका मन हुआ कि सर जितने पॉइंट पढ़ाए हैं, आपने 2 पॉइंट पढ़ाए, दोनों पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसा बनेगा? अब क्वेश्चन का आंसर दो, मन की आंखों से थोड़ा ध्यान देना है। बताइए, देखो, वाटर लिक्विड की वाटर वेपर के साथ इक्विलिब्रियम है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 7.2 इंटू 10 की पावर 2 mm। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। तो वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? 7.2 इंटू 10 की पावर 2। बात समझ गए? उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया, वेपर प्रेशर की वैल्यू पूछ ली। तो मैंने कहा यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे हो, वेपर प्रेशर की वैल्यू पूछ रहे हो, तो वेपर प्रेशर होता ही क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। छाप दिया। अच्छा, बच्चे ने फिर जिद की, इसको करो। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। देखो, वो कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इन ए क्लोज कंटेनर इज 750 टॉर इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज ट्रिपल्ड। मैंने कंटेनर के वॉल्यूम को 3 गुना कर दिया है, देन इट्स वेपर प्रेशर एट 298 केल्विन विल बी। बताइए, ए, बी, टी, डी, बताइए क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? तो तुम कुछ भी करो, हमें क्या लेना देना है? टेम्परेचर देखो, शुरुआत में भी 298 है, वहां पर भी 298 है। टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, तुम उसके वैल्यूम को डबल कर रहे हो, ट्रिपल कर रहे हो, अमाउंट बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, कुछ मिला रहे हो, कुछ निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने को लेना देना नहीं, सुनना ही नहीं है, बस सेम टिक कर देना है।
मतलब सुनना ही नहीं है हमें। टेम्परेचर नहीं चेंज, वैल्यू नहीं चेंज होगी, बात खत्म है। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं तुम उनको ये मत समझो अच्छा ये ठीक है, भैया उन सब पे ही क्वेश्चन बनने हैं, उन्हीं सब पे क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, कोई भी बड़ा पॉइंट नहीं आएगा, इतनी बात क्लियर है। दो पॉइंट पढ़ा दिए और दोनों पर क्वेश्चन करा दिए। अब प्रॉब्लम यहां पे आई कि यदि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, आप कह रहे हो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो बच्चों ने कहा कैसे, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा, ये टेम्परेचर बढ़ाने पे घटेगा, है कि नहीं। तो अब इसको भी देख लेते हैं। टेम्परेचर दोगे तो टेम्परेचर क्या है, एक तरह की एनर्जी तो दे रहे हो, तो जब टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, जो भी अट्रैक्शन फोर्स है, वेपर ज्यादा बनेगी। और जिसको ये ना समझ में आए उसको और भी बता दूंगा, बहुत सिंपल है, पीछे आ जाओ एक मिनट के लिए। हम टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने पर क्या होगा, लिक्विड के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स है, लिक्विड के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स है वो ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही ये ब्रेक हो गया वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा लिक्विड बनेगा कि कम, ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा लिक्विड बनेगा कि कम, ज्यादा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा लिक्विड बनेगा कि सॉरी ज्यादा वेपर बनेगा कि कम, ज्यादा बनेगा। यदि वेपर ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, भाई जितने ज्यादा वेपर होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, है कि नहीं। और जिसको ये बात ना समझ में आए उसको दूसरा रूल बताता हूं। आपको पढ़ाया गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर प्रोसेस एंडोथर्मिक हो। इतनी देर से मैं एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक क्यों लिख रहा हूं, उसके पीछे रीजन यही था कि ये पॉइंट मुझे आगे चल के पढ़ाना है, तो इसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। तो देखो, कोई भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में स्टेबलाइज है और तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो प्रोसेस हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जिधर प्रोसेस एंडोथर्मिक हो। प्रोसेस एंडोथर्मिक किधर है, इधर। टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रोसेस इधर आ गया, प्रोसेस इधर आने का मतलब वेपर ज्यादा बन गई, और वेपर ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, क्योंकि उस वेपर का ही प्रेशर है। यदि वेपर जीरो तो प्रेशर, इसका मतलब वेपर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी ज्यादा वेपर उतनी ज्यादा प्रेशर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो एक बात हमने ये छाप दी कि भाई वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो किसी ने पूछा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, ऐसा रीजन क्या है। मान लो इसके रीजन पे ही क्वेश्चन आ गया कि वाई, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर क्यों बढ़ता है, तो क्या कहोगे, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने पे क्या हो रहा है, वेपर ज्यादा बन रही है, वेपर ज्यादा बन रही है तो वेपर का प्रेशर जा रहा है। तो हम क्या बताएंगे, रीजन क्या है, बिकॉज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, वेपर है, तो जितनी ज्यादा वेपर उतना ज्यादा प्रेशर। क्लियर। अब बच्चे ने कहा सर चलो आपकी बात मान लेते हैं, तो क्या इस पे क्वेश्चन देना चाहते हो आप। हाँ, एंडोथर्मिक की साइड में शिफ्ट होती है। एक देख ले पहले, वही क्वेश्चन है, नहीं ये वो क्वेश्चन नहीं है, नहीं मुझे लिखना पड़ेगा। उस टॉप उस पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं है बेटा, वो बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने कहा हमारे पास लिक्विड बेंजीन है, क्या है, लिक्विड बेंजीन। लिक्विड बेंजीन का वेपर प्रेशर P1 है एट 300 केल्विन टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर ऑफ liquid increases 20%, then vapor pressure of liquid A decrease, B increase, C
रिमेन कांस्टेंट टी कैन नॉट से हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम निकम्मे नाकारा हैं, हमें कुछ नहीं आता है। तो बताओ टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, है कि नहीं। तो बच्चों ने कहा सर वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्यों परेशान हो रहे हो। मैंने कहा ठीक है। बच्चों ने कहा सर ये बताओ कितना बढ़ेगा कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। तो बच्चे ने कहा इतना बढ़ेगा, है कि नहीं। तो वो इतना की वैल्यू कितनी होगी, बच्चों की ख्वाहिश है बढ़ती चली जा रही है, भाई बढ़ती चली जा रही है। वो कह रहे हैं कि सर कितना बढ़ेगा, बता पाओगे। मैंने कहा कोशिश करते हैं, मैंने कहा कोशिश करते हैं। अब जरा देखो, अब बात आई कि यार कितना बढ़ेगा, गौर से देखो। तो एक इक्वेशन आपने, इस इक्वेशन पर बताता जा रहा हूं, क्या पढ़ के ध्यान रखना, क्या पढ़ के भूल भी सकते हो। इस इक्वेशन पर आज तक नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आया है 30 35 40 सालों में, मगर लिख लो, ठीक है, आएगा भी नहीं, मगर ये हो कि कितना बढ़ता है तो कैसे निकालोगे। और याद आपको करना नहीं क्योंकि ये याद अपने आप हो जाएगा, मैं बता दूंगा सेटिंग क्या है, ठीक है। देखो क्या होता है, log P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H 2.3032 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 वेयर, सब बता देता हूं। P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T1 केल्विन। P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T2 केल्विन। डेल्टा H क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि ये वेपराइजेशन प्रोसेस है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब जरा गौर से समझिए, ये इक्वेशन बच्चा कह सकता है कि सर 40 साल से आई नहीं है तो हम याद रखें कि ना रखें, क्योंकि एक इक्वेशन बढ़ रही है तो इसका मेरा टाइम भी किल होगा, मेरे दिमाग को लोड भी लेना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रहेगी, कैसे बताता हूं। आप अभी इसी चैप्टर में नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर वाली इक्वेशन पढ़ते हो, और वो इंपॉर्टेंट है तो वो तो याद करनी पड़ेगी। तो उसमें पढ़ते हो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.3032 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, डिट्टो सेम इक्वेशन, बस यहाँ K2 अपॉन K1 होता है, और K1 और K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वेपर प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो उसी इक्वेशन में मैंने क्या किया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्लेस करके प्रेशर रख दिए, P2 अपॉन P1 रख दिए। तो जो वो इक्वेशन याद है वही इक्वेशन ये है, वही इक्वेशन ये, बस K2 अपॉन K1 की जगह P2 अपॉन P1 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वेपर प्रेशर की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है। तो आपको नई इक्वेशन नहीं याद रखनी। लिख क्यों रहा हूं, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में जरा सा लाइन लिखी है, ठीक है, कि जो है वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड बाय हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ये। तो हो सकता है उस इक्वेशन पे क्वेश्चन बना दे फ्यूचर में, इक्वेशन नहीं दी है, तो इस वजह से मैंने इसको पढ़ा दिया। अब गौर समझो क्या हुआ, मैंने कहा किसी लिक्विड ने जो प्रेशर जनरेट किया, किसी लिक्विड की वेपर ने जो प्रेशर जनरेट किया उसे वेपर प्रेशर कहते हैं, उसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होती है। इसकी वजह से वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी इससे निकाल लेंगे, कितनी बढ़ेगी इससे निकाल लेंगे। यहां तक बात हो गई, क्लियर है। अब जरा देखो यार बच्चों, इसके बाद चलते हैं, ठीक है। आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सारे शॉर्ट नोट्स आपके एक साथ बनवाता जा रहा हूं, आप अपना पकड़ते जाओ। अब देखो 6 नंबर पॉइंट, जो कोई बच्चा बोल रहा था कि सर नेचर, अब हम दो डिफरेंट लिक्विड में कंपेयर करना सीख रहे हैं। अभी एक ही लिक्विड में खेल रहे थे कि एक ही लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा,
अब हम दो डिफरेंट लिक्विड में कंपेयर करना सीख रहे हैं। एक लिक्विड ये है, एक लिक्विड ये है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो दो डिफरेंट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग होता है, तो दो डिफरेंट रिएक्शन का वेपर प्रेशर भी अलग होगा। सिंपल सी बात है। आप कह रहे हो कि वेपर प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, तो क्या सभी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम होता है? जो अमोनिया की इक्विलिब्रियम रिएक्शन का है वही PCl5 का है? नहीं। तो भाई वेपर प्रेशर भी अलग अलग होगा। तो हर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा, मगर डिफरेंट लिक्विड का डिफरेंट होगा। अब बात आई ये डिफरेंट होगा मान लेते हैं, मगर हमको कैसे पता चलेगा किसका वेपर प्रेशर ज्यादा, किसका वेपर प्रेशर कम? तो उसके लिए हम सेटिंग बैठा देते हैं। देखो, जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा। वेपर बनना या ना बनना किस बात पर डिपेंड करता है? यदि मॉलिक्यूल के बीच के टेम्परेचर नहीं, सुनो, यदि मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत वीक है तो जल्दी से मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में आ जाएगा। बहुत स्ट्रांग है तो देर से आएगा। और जितनी जल्दी ब्रेक होगा उतनी जल्दी वेपर फॉर्म में आएगा, और जितनी ज्यादा वेपर बनाएगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता कैसे है, क्योंकि फोर्स यदि ज्यादा है तो मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में नहीं जा पाएगा। फोर्स यदि ज्यादा है तो मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में नहीं जा पाएगा, है। और फोर्स कम है तो मॉलिक्यूल आसानी से वेपर फॉर्म में जाएगा। क्यों? जरा सी एनर्जी मिली नहीं, खट से ब्रेक हुआ नहीं, ऊपर आ गया। जरा सी एनर्जी मिली नहीं, अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक हुआ नहीं, ऊपर आ गया, है कि नहीं? तो यदि हम दो डिफरेंट लिक्विड में कंपेयर करेंगे तो ये फोर्स अलग अलग हो गया। एक ही लिक्विड में तो बार बार सेम ही होगा ना। तो जितना ये ज्यादा फोर्स होगा उतनी कम वेपर बनेगी। फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर का प्रेशर कम आएगा। इसका मतलब हम ये बात छाप सकते हैं, इसका मतलब हम ये बात छाप सकते हैं क्या? वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो फोर्स जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा। अब बच्चों ने कहा सर यार ये बात चलो मान लेते हैं, मगर हम कैसे पहचानेंगे कौन सा फोर्स ज्यादा कौन सा फोर्स कम, है कि नहीं? तो वैसे तो आपने इसकी डिटेल केमिकल बॉन्डिंग में या पीरियोडिक टेबल में कहीं ना कहीं पढ़ी रखी होगी, मगर फिर भी मैं अपने हिसाब से पढ़ा देता हूं, क्योंकि फिजिकल में जितना यूज होना उतना चिपका देता हूं। देखो, ऑर्डर ऑफ फोर्स, गौर सुनिएगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है? वो होता है आयन आयन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे पानी में डाला, सोडियम आयन अलग, Cl आयन अलग, तो ये +1 -1 चार्ज है, तो इसमें डेवलप होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंप्लीट चार्ज है। तो सबसे स्ट्रांग होता है आयन आयन फोर्स, और ये अपने को यहां देखना ही नहीं है। क्यों? पूरा मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है। आप जो लिक्विड ले रहे हो वो आयोनाइज थोड़ी हो रहा है, पूरा मॉलिक्यूल ऊपर जाता है। क्या एच आयन ऊपर जाता है, OH आयन ऊपर जाता है, कि वाटर का पूरा मॉलिक्यूल ऊपर जाता है? वाटर का पूरा मॉलिक्यूल ऊपर जाता है। तो मैं फोर्स का ऑर्डर लगा दे रहा हूं, मगर ये अपने को कहीं मिलेगा नहीं ये वाला फोर्स, क्योंकि आयन आयन इंटरेक्शन होगा ही नहीं, जितना हम पढ़ रहे हैं उसमें आएगा ही नहीं। अच्छा, दूसरा कौन है फिर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मिलेगा, ये मिलेगा। फिर डाइपोल, डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड होता है, पोलर लिख देता हूं, डाइपोल का मतलब फिर तुमको निकालना पड़ेगा, पोलर, पोलर इंटरेक्शन। और सबसे कमजोर होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर इंटरेक्शन। तो ये मिलेगा नहीं, ये और ये और ये मिलेंगे। जैसे वाटर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना? तो फोर्स कैसे पकड़ोगे? ऐसे पकड़ लोगे कि हाँ भाई फोर्स का ऑर्डर क्या है। जो फोर्स का ऑर्डर होगा उसका जस्ट अपोजिट वेपर प्रेशर का ऑर्डर होगा।
जो फोर्स का ऑर्डर होगा उसका जस्ट अपोजिट वेपर प्रेशर का ऑर्डर होगा, है कि नहीं। तो जरा देखो, जब दो डिफरेंट लिक्विड की बात आएगी तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा क्वेश्चन भी कराता हूं तो आपको ये बात समझ में भी आएगी कि हाँ यार इसको अप्लाई कैसे कराना है। देखो, मैंने कहा यार ये मेथेन है, मेथेन, इसको मैंने लिक्विड के फॉर्म में ले लिया। भाई वेपर प्रेशर ले रहे हो तो इसका मतलब लिक्विड का होता है। मेथेन लिक्विड का वेपर प्रेशर P1 एटमॉस्फेयर है और SO2 लिक्विड का वेपर प्रेशर P2 एटमॉस्फेयर है। अब मैंने कहा अरेंज वेपर प्रेशर ऑफ बोथ लिक्विड एट 300 केल्विन टेम्परेचर। अब जरा देखो, यहां पे दो डिफरेंट लिक्विड का कंपेयर है, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा, मेथेन का ज्यादा होगा, SO2 का ज्यादा होगा, या इक्वल होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो अब जरा देखो कैसे चेक करेंगे, हमें फोर्स देखना है। तो मेथेन का डाइपोल कितना आएगा, 0। जिसका डाइपोल 0 है वो नॉन पोलर है। पोलर की डिफिनीशन क्या होती है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास डाइपोल मूवमेंट है वो पोलर है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास डाइपोल नहीं है वो नॉन पोलर है ना। तो जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो रेगुलर ज्योमेट्री फॉलो करते हैं उनका डाइपोल हमेशा 0 आएगा, क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री बनाई इस तरह से गई है कि उनका रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा 0 आए। तो यदि लोन पेयर नहीं है, वो रेगुलर ज्योमेट्री को फॉलो कर रहा है, तो सॉल्व भी मत करो, डाइपोल 0 आ ही रहा होगा। दो एटम है और कोई तीसरा एटम नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्री बना रहा है, 0 ही आ रहा होगा। तो देखो ये कैसा है, नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों है ये तो समझ गए ना, आप अपना केमिकल बॉन्डिंग से समझ लोगे। अब ये कैसा है, पोलर। यदि किसी मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर है तो ऑलवेज पोलर होगा, क्योंकि लोन पेयर वेक्टर को कैंसिल आउट करने के लिए लोन पेयर वेक्टर चाहिए 100% कैंसिल आउट करने के लिए, और दूसरा लोन पेयर वेक्टर है ही नहीं, तो 100% कैंसिल आउट तो कभी होगा ही नहीं। तो यदि किसी के पास एक लोन पेयर है तो ऑलवेज वो पोलर है। तो यार ये कैसा है, पोलर। अब बताओ फोर्स कौन सा ज्यादा है, तो फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, इसका मतलब मेथेन का प्रेशर ज्यादा होगा, SO2 का कम होगा। अब मेथेन क्या है, P1, तो इसका मतलब P1 की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। अच्छा अरेंज बोल रखा है, रुक जाओ, ऊपर लैंग्वेज कुछ लिखी है, ऑप्शन कुछ बना दिए, है ना। वो नीचे पढ़ते पढ़ते ऊपर की बात भूल गया हूँ कि ऊपर मैं क्या लिख के आया हूँ। ये देखो, तो ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ पा रहे हो। उसने कहा मेथेन का वेपर प्रेशर P1 है और SO2 का वेपर प्रेशर P2 है, दोनों में बड़ा कौन है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ हम लिक्विड का नेचर चेंज कर रहे हैं। तो जब आप लिक्विड का नेचर चेंज कर रहे हो तो आपने कहा बड़ा कौन है, मैंने कहा ठीक है, जिसका फोर्स ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। हमने उसका नेचर निकाला, तो नेचर में निकल के आया कि ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो नॉन पोलर फोर्स कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा। हमने इसके हिसाब से क्वेश्चन कर लिया। कर लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अलग लिक्विड है, ये अलग लिक्विड है, तो जब अलग लिक्विड है तो रिएक्शन कैसी, दोनों आपस में मिला थोड़ी रहे, प्योर लिक्विड है ना, तो एक कंटेनर में ये अलग पड़ा है, एक कंटेनर में ये अलग पड़ा है, जैसे एक इस बोतल में डाल दिया तुमने, एक इस बोतल में डाल रखा, टेम्परेचर यहाँ पे दोनों के लिए सेम ही है, ऐसे कर रखा है। अब मैं इनका वेपर प्रेशर बता रहा हूँ कि यार जो भी इसने वेपर जनरेट कर रखी होगी उसका प्रेशर, जो इसने जनरेट कर रहा होगा उसका प्रेशर, इनमें से ज्यादा किसका है ये बताया जा रहा है ना। तो रिएक्शन का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है, हम किससे निकाल लेंगे, इससे। अब एक क्वेश्चन में इसका भी लाया हूँ, मुझे लग रहा है जो लाया था वो मैंने करा दिया यार, लिख दिया, मेथेन और SO2 का ही लिखा है, मेथेन SO2 का ही मैंने बनाया था, चलो कोई बात नहीं, अब दूसरा करा देता हूँ, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब जरा देखो यार एक और खास बात,
वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन, कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होता है, तो चला उसको भी पढ़ लेते हैं, है ना। देखिए, रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है, अब उस पे आते हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट फ्रीक्वेंटली इस चैप्टर में बार बार यूज होगा, फ्रीक्वेंटली पूरे चैप्टर में यूज होगा, तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। इजी है, टफ नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कोई बताए, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ हाँ बोलते रहो। देखो, ये एक हमारा लिक्विड है, ठीक। अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर, इस कंटेनर के बाहर प्रेशर कितना होगा, इस कंटेनर के बाहर कितना प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। हमें नॉलेज थोड़ी ज्यादा है, तो हमें कैसे पता चलेगा 1 होता है? हमें यह पता है कि इस एटमॉस्फेयर, इस कंटेनर के बाहर जो भी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वैल्यू कितनी है अपने को लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, ये झोंक में नहीं बोला है, ये मेन पॉइंट है कि वैल्यू कितनी है अपने को लेना देना नहीं है। ध्यान रखिए, हम ये कह रहे हैं कंटेनर के बाहर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 है, 2 है, आधा है, पौना है, अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब लिक्विड ने वेपर बनाई, वेपर बनाई होगी तो वेपर प्रेशर आ रहा होगा, वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर आएगा। अब जरा देखना, डरना नहीं, एक थर्मामीटर डाल देते हैं, इसको कितना फीवर चल रहा है, इसका फीवर भी चेक करते रहते हैं, ठीक। अब जरा देखिएगा, मैंने क्या किया, आग भी लगा देते हैं, है ना। तुम मत लगा देना कि पता चला कल से यहाँ राख का ढेर है। सही है। अच्छा, अब जरा देखो, गौर से देखिए, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा मगर मन की आंखों से देखना है कि इसमें पानी है और ये बंद है? कंटेनर को बंद भी तो करना पड़ेगा, अच्छे से बंद कर देते हैं, अब ज्यादा सही बंद है। अब जरा देखो, नीचे से हीट कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अभी पीछे पढ़ा क्या है, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्यों, टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर बनने लगी, जितनी ज्यादा वेपर उतनी ज्यादा वेपर प्रेशर। अब गौर सुना, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जैसे ही वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गई, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जैसे ही वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गई, ठीक है, वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है अपने को नहीं लेना देना है, तो हमने हीट करना चालू किया तो वेपर बनना चालू हुई, वेपर बढ़ती जा रही है तो वेपर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। जहां बराबर हुआ, मैंने जो थर्मामीटर डाल रखा है उसका टेम्परेचर पड़ा, अरे भाई का टेम्परेचर 100 आ रहा है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या कह देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कह देते हैं। क्या, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस समय जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट है, उस समय जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट है ना। मान लो यहां पर पानी ही पानी भरा हो और उस पानी की वेपर भी आ गई, वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो उस समय उस पानी का जो टेम्परेचर है वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय जो भी टेम्परेचर होता है उस लिक्विड का, उसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं।
तो जरा देखिए आप कर क्या रहे हो, आप ये कर रहे हो, गौर से देखो, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो भाई वेपर बनती गई बनती गई बनती गई, क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। तो जिस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हुआ उस जगह के टेम्परेचर को क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहेंगे। तो जरा देखो, एट दैट टेम्परेचर, at that temperature the vapor pressure, the vapor pressure, vapor pressure of liquid, of liquid is equal to, is equal to atmospheric pressure। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर को लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, इससे एक बात पता चल रही है, डरना नहीं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, यदि मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो तुम्हें वेपर भी कम बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें बराबर करना है। ये वैल्यू कम है तो ये भी कम लानी है, तो कम वेपर बनाने के लिए टेम्परेचर भी कम देना पड़ेगा। यदि ये बहुत ज्यादा है तो ये भी ज्यादा चाहिए, और वेपर ज्यादा बनाने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब क्या आ रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। कहां हाँ, क्या हुआ? नहीं, हमें क्या मतलब है भाई, ज्यादा है तो ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा, हम वैल्यू कहां निकालना है, हम तो बस रिलेशन लगा रहे हैं, है ना। जैसे मैंने कहा, गौर सुनना, जैसे मैंने कहा कि यदि बच्चे का वजन ज्यादा है तो ज्यादा बड़े कपड़े लगेंगे। अब बच्चे का वजन कितना है हमें क्या लेना देना, सिंपल सी बात है, वजन ज्यादा है तो ज्यादा कपड़े बड़ा कपड़ा लगेगा, कम है तो यार छोटा कपड़ा लगेगा। अब कितना वजन है इससे अपने क्या लेने देना, हमने रिलेशन लगा दिया है, हमने रिलेशन लगा दिया है। इतना है तब जरूरत पड़ेगी जब तुम वैल्यू पूछ दोगे कि सर बताओ इनको किस साइज का कपड़ा लगेगा, तब हमें लगेगा कि भाई इनका वजन देखो कितना है। क्यों? क्योंकि आपने एक हाँ, अभी तो हम एक रिलेशन लगा रहे हैं, बेसिक रिलेशन, है ना, कि भाई यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाओगे तो फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि यदि ये वैल्यू बढ़ गई तो हमें इन दोनों को बराबर करना है, तो हमें ये बढ़ाना पड़ेगा, और ये बढ़ाने के लिए वेपर बढ़ाना है। और वेपर कैसे बढ़ाओगे? टेम्परेचर बढ़ा के। वेपर कैसे बढ़ाओगे? टेम्परेचर बढ़ा के। और टेम्परेचर बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उस टेम्परेचर की वैल्यू तो है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब इस बच्चे की बात पे आ जाते हैं जिस पर ये कह रहा था कि सर वैल्यू वैल्यू की कुछ बात करते ही नहीं हो आप, तो अब वैल्यू की बात अब करते हैं। जैसे रिलेशन पक्का हो गया ना, तो अब वैल्यू की बात करते हैं। देखो, जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 डालते हो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, अब जरा समझना, डरना नहीं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना निकलता है ना। अब यदि मैं पूछूं कि भाई मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दिया है, आधा कर दिया है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कम जरूर हो जाएगा, आधा हो ना हो मगर कम जरूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमें ज्यादा वेपर नहीं बनानी है, उतनी वेपर बनानी है जिससे बराबर हो जाए। इसीलिए मैंने बार बार वैल्यू पहले नहीं बताई। वैल्यू पहले बता देता ना तो तुम्हारे दिमाग में 1 फीड हो जाता कि यार उतनी वेपर बनानी है जितनी 1 के बराबर आ जाए, उतनी वेपर बनानी है कि 1 के बराबर आ जाए, है ना। अब तुम्हें यह समझ में आ रहा है उतनी वेपर बनानी है जितनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इन जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। इसीलिए तुम कहते हो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। क्यों? क्योंकि जहां पर भी आप वाटर को बॉयल करने जा रहे हो उस जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है। हाँ, बहुत सही, उस जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है। इस वजह से तुम कहते हो बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट वैल्यू है, नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट एक वेरिएबल वैल्यू है। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, मगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है तो झक मार के बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट हो जाएगा, है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो? भाई हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है।
मगर किसी क्वेश्चन में उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज किया तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने जीएस में या स्कूलों में कहीं पर एक क्वेश्चन जरूर पढ़ा है कि पहाड़ों पर खाना बनाना आसान होता है कि टफ? आसान, आसान होता है तो क्यों, टफ होता है तो क्यों? टफ, टफ होता है। हाँ, एक मिनट, हम भी बोल रहे कुछ। देखो, जब आप ऊपर जाते हो, हाइट पे जाते हो, पहाड़ों पे ना जाओ, ऐसे ही वर्टिकल हाइट पे चले जाओ तो भी वही आएगा आंसर। जब आप ऊपर जाते हो तो वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। अब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो जो वाटर हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता था, वो वाटर अब 90, 92, 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो वेपर जल्दी बन जाएगी। और जितनी जल्दी वेपर बन गई उतनी जल्दी सीटी आ गई अपनी, है कि नहीं? उतनी जल्दी सीटी आ जाएगी, क्योंकि वेपर से सीटी आती है ना। तो जरा देखो, इसी वजह से मैं कह रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। इन जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। इन जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100। 100 वाटर का हम 100 ही मानते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन क्या है? जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ा दी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब देखो, एक बहुत डरावनी बात लिखूंगा, ठीक है, उसको आपको समझना है कि हाँ सर यार हमें समझ में आ गई है। इतनी बात अभी तक क्लियर है? सब लोग समझ पा रहे हो? क्लियर है? मैं इतनी देर से पढ़ा रहा था, इस पॉइंट के लिए पढ़ा ही नहीं रहा था, जिस पॉइंट के लिए पढ़ा रहा था अब पहुंच रहा हूं। हाँ, ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? ये समझ पा रहे हो? अच्छा, ये समझ पा रहे हो तो जरा एक जगह छाप भी डालते हैं, नहीं तो बुरा लगने लगेगा बच्चों का। ये कहाँ है? वो जगह ये है। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू, इक्वल टू क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर बराबर होंगे। बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब जो लिखने जा रहा हूं वो देखो, पहले लिख देता हूं, समझा बाद में दूंगा, जैसे इस पेज पे वापस ना आना पड़े। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे, ये सब मैं समझाता हूं, ठीक है, परेशान ना हो। पहले ये देखो, इनवर्सली बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली। अब ये काम कहां आता है? जब आप लोग दो डिफरेंट लिक्विड में, दो डिफरेंट लिक्विड में कंपेयर करते हो, कंपेयर करते हो। अब जरा गौर समझो, क्योंकि बच्चों का कंफ्यूजन कहां है, अभी तुम अपनी आंख को जरा थोड़ा सा पलटो। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बच्चा कहता है तो दोनों टेम्परेचर ही, क्या बवाल काट रखा है आपने? आप एक जगह लिखते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक जगह लिखते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार, क्या रहता फैला रखा है भाई। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्थ नंबर पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी चिल्ला क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है, तो है तो प्रभु टेम्परेचर ही, तो इधर इनवर्सली कैसे आ गया? तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कर दो, ठीक है? देखो, दोनों में, दोनों पॉइंटों में डिफरेंस क्या है। हम सेम लिक्विड का, गौर समझो, ये पॉइंट सेम लिक्विड पर वैल्यूड होता है। हम सेम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
हम सेम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट होता है। तो रिलेशन कैसे आ सकता है? बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में दोनों ही कांस्टेंट है। ए इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, बी इक्वल टू 6 कांस्टेंट है, तो ए और बी में रिलेशन कैसे आ सकता है जब दोनों की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होनी है ना? तो जरा देखो, ये पहला वाला फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, इस लिक्विड का यदि किसी लिक्विड का आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वो वेपर प्रेशर बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा, वो ये कह रहा है। दूसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है, एक लिक्विड बेंजीन है, एक लिक्विड वाटर है। अब दोनों को दोनों इसी जगह पे रखे हैं, इस जगह का टेम्परेचर इस समय होगा अपना 16, 17 या 15 होगा, जो भी हो, मगर सेम है ना। इसी जगह पे मैंने एक एक वाटर का गिलास रख दिया है बंद, और इसी जगह पे मैंने एक बेंजीन का गिलास रख दिया है बंद। अब मैंने कहा बताओ जरा वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? ये डिफरेंट लिक्विड है, ये क्या है? डिफरेंट लिक्विड। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक आप नेचर बता दो तो हम वो पुराने वाले पॉइंट से निकाल देंगे, क्योंकि दो अलग अलग लिक्विड कह रहे हो ना, एक बेंजीन है एक वाटर है। तो यदि तुमने नाम बता दिए कि ये बेंजीन है ये वाटर है, तो हम इस फार्मूले से भी निकाल देंगे, क्योंकि हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे और फोर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल मार देंगे। मगर किसी ने हाइपोथेटिकल बना दिया है, ये ए है ये बी है। अब यार ए में कौन सा इंटरेक्शन हमें कैसे पता, और बी में कौन सा इंटरेक्शन हमें कैसे पता? तो वहां बॉइलिंग पॉइंट का यूज होता है। तुम कहोगे इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 है, अब बताओ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? तो हम बता देंगे कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। ऐसा क्यों कहते हैं ये भी समझा रहा हूं, ऐसा क्या क्यों रहा है, ठीक है? आप बताओ बॉइलिंग पॉइंट पे कितनी वेपर बनानी है? उतनी वेपर बनानी है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, यही तो है ना? तो जरा दो बोतल दियो, एक वाली मत दो यार, कोई हल्की बोतल दो, उसमें इतना पानी भरा है कि उसको उठाए रखने में तो दिक्कत हो रही है। हाँ वो सही है, इसको भी रख देता हूँ, पता चला हम कौन नहीं, थोड़ा सा पानी हो। हाँ अब जरा देखो, एक को मान लो कि वाटर है, एक में मान लो बेंजीन है लिक्विड फॉर्म में, ठीक? दोनों को कितनी वेपर बनानी है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। दोनों के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम, इसका मतलब दोनों को वेपर कितनी बनानी पड़ेगी? सेम। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है, दोनों को सेम वेपर बनानी है। अच्छा, अब इसको वाटर को उतनी वेपर बनाने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगता है, और बेंजीन को उतनी वेपर बनाने के लिए, ठीक है, 52 या 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगता है, 60 डिग्री मान लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, है ना? देखो बेंजीन को उतनी वेपर बनाने के लिए 60 डिग्री टेम्परेचर लगता है, और भाई को उतनी वेपर बनाने के लिए 100 डिग्री लगता है। वेपर सेम बनानी है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर दोनों का किसके बराबर होना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों का सेम है, तो वेपर सेम बनानी है। इसका मतलब ये ज्यादा टेम्परेचर पे ही उतनी वेपर बना रहा है, और ये बहुत कम टेम्परेचर पे बना रहा है? अब जरा इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है देखना, जरा गौर समझना। अब मुझे बताओ 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर किसमें ज्यादा होगी? इसमें ज्यादा होगी, क्योंकि ये 40 पर 60 पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बना देता है, तो 80 पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर निकल गया होगा, और ये 80 पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे होगा। अब देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो दोनों टेम्परेचर जब दो डिफरेंट लिक्विड में कंपेयर होगा तो ये रिलेशन काम करेगा, और उस जगह पे दोनों के लिए टेम्परेचर सेम माना गया है, बस वो बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर नहीं है, कोई भी टेम्परेचर है, जैसे मैंने 80 माना था, है ना, कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, तो इसका ज्यादा निकल के आया। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब वो जल्दी उतनी वेपर बना देता है, क्योंकि वेपर तो सबके लिए बराबर चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन बता रही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है, तो सबको वेपर बराबर चाहिए। वो बेचारा बहुत बड़े टेम्परेचर पे बना पाता है, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्गेस्ट में जरा देखो पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे है, तो इसको ब्रेक करने के लिए बहुत टेम्परेचर चाहिए, और इसको नहीं चाहिए क्योंकि इसका फोर्स सबसे लास्ट नंबर पे है। तो जरा देखो इस बात को जरा समझो, तो ये बात समझ पा रहे हो ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये वाला पॉइंट फ्रीक्वेंटली यूज होगा, ये वाला पॉइंट फ्रीक्वेंटली यूज होगा।
हम कई बार यूज करेंगे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। हाँ अभी छुपवाते हैं। इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो हमारी हेडिंग है, लिक्विड ऑफ प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वो खत्म है। मैं एक बार रिवाइज मार देता हूं। वेपर प्रेशर क्या होता है? लिक्विड की वेपर जितना प्रेशर जनरेट करती है उसे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होती है। अब ये किस पर डिपेंड करता है? ओनली टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज होगा तो चेंज होगा। तो टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वैल्यू कैसे निकालोगे? वो नीचे 5 नंबर पे फार्मूला लिख दिया। अब बात आती है कि यदि दो डिफरेंट लिक्विड में कंपेयर करने की बात आए तो फोर्स जितना कम, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा। ठीक है, फिर बात आती है कि फोर्स का ऑर्डर क्या है, वो भी चिपका दिया है। फिर बात आती है बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस समय जो टेम्परेचर होगा उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आप कह रहे हो कि इस पॉइंट पे क्वेश्चन भी तो बनता है। मैंने कहा कह रहे हो तो बनता ही होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा था कि इस टाइप का क्वेश्चन फोर्स वाले से नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि नाम ए और बी दे दिए तुमने। आंसर बताओ भाई। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए एंड बी। तो देखो, तो बच्चों जरा ध्यान दो। लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, है कि नहीं? लिक्विड ए का वेपर प्रेशर कम है, ओ लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर है ये बात? इतनी बात समझ गए? अच्छा, अब आप लोग आराम से छापो। अब बेटा तुम्हारा क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब बताते हैं क्या कह रहे थे। सब लोग आराम से छापना, आवाज ना करना उस टाइम। हाँ हाँ हम्म, हाँ 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 ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, अपने को रिलेट करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही। अपने का जो जितना भी फिनोमिना है बल्क फिनोमिना है, इंडिविजुअल पार्टिकल के किसी भी फिनोमिना को हम लोग केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। तो हमारा जो है वो बल्क फिनोमिना है। हम एक लिक्विड की, एक मॉलिक्यूल की बात ही नहीं करते, हम लोग हमेशा बल्क की बात करते हैं। तो इसका जो ग्राफ है ऐसे जाके ऐसे कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बल्क की बात कर रहे हैं। तो बल्क की बात करने से क्या होता है कि भाई मान लो हमारे पास लिक्विड है ऐसे, तो हम वेपर प्रेशर एक मॉलिक्यूल का आएगा ही नहीं, क्योंकि वो कितनी कोलिजन कर लेगा। भाई एक मॉलिक्यूल मान लो ऊपर चला गया, अब वो कितनी कोलिजन कर लेगा तो हम उसके वेपर प्रेशर को कंसीडर करें? नहीं करेंगे। हाँ एक ही है। तो हम हमेशा किस पर बात करते हैं? बल्क फिनोमिना पे करते हैं, एक मॉलिक्यूल पे करते ही नहीं है। हाँ, तो हम हमेशा बल्क पे काम करते हैं। क्यों पूरी केमिस्ट्री बल्क पे चलती है? क्योंकि केमिस्ट्री का जो पार्टिकल है वो बहुत 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 छोटा है, मतलब जब खरबों पार्टिकल मिला दो तब भी नहीं दिखता है। तो जितनी भी केमिस्ट्री चल रही है वो इंडिविजुअल पे चली नहीं है, सारे के सारे बल्क फिनोमिना पे चल रही है। इसी वजह से उस चीज को हम लोग डिफाइन ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें कहीं जरूरत पड़नी नहीं है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स का पार्टिकल इतना बड़ा भी हो सकता है ना? तो वहां पर वो लोगों को डिफाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका पार्टिकल कुछ भी है, हमारा पार्टिकल या तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या मॉलिक्यूल है। और यदि उनको सम भी कर दो तब भी नहीं दिखने। तो इस वजह से पूरी केमिस्ट्री बल्क फिनोमिना पे चलती है। तो हम लोग बल्क फिनोमिना की बात करते हैं, है ना? कर देंगे मगर उससे पैसे नहीं निकलेंगे। हाँ
तो नंबर भी आ रहे हैं कि सिर्फ पढ़िए। आज डेट कितनी है? थोड़ी बढ़ाओ। प्रैक्टिस बढ़ाओ यार, है ना, ये टारगेट लेके चलो। ठीक है, मस्ती करो, ठीक। चलो भाई बताओ। ये बात सही है, छप गया है। अच्छा, अब देखो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। प्योर लिक्विड की कहानी हम लोगों ने पूरी खत्म कर ली। उस पर जितने तरह के, वैसे प्योर लिक्विड पर क्वेश्चन, प्योर लिक्विड पर क्वेश्चन वो नहीं पूछते, मगर वो नहीं पूछते हैं तो पूछेंगे नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये पूरा सिलेबस के अंदर है। ठीक है, हमारा काम है हर पॉइंट पे क्वेश्चन बनाना, जैसे कोई बच्चे को फील आए कि ये लगेगा कैसे, और साथ में उस वो पॉइंट की आप इंपॉर्टेंस जान के चलो। देखो जिस पॉइंट पे, जैसे बहुत सारे स्टेटमेंट टीचर बोलता है, मगर यदि वो पॉइंट लगातार कहीं लग ही नहीं रहा है तो बच्चा भूल जाता है, जो लग रहा है वो याद रहता है। तो हर पॉइंट पे मैं क्वेश्चन इसलिए बना देता हूँ कि जैसे वो बच्चे को याद रहे, क्योंकि वो क्वेश्चन ना तो हमसे पूछ के बनाएगा ना तुमसे बनाएगा, वो अपने हिसाब से बनाएगा। मोस्टली क्या होता है, लोग थोड़ा ईमानदार कम होते हैं और साथ साथ में मेहनत कम करना चाहते हैं, इसलिए वो कट पेस्ट क्वेश्चन मार देते हैं, तो आपके पास रेगुलर क्वेश्चन आ जाता है। मगर कोई ठीक आदमी टकराया जिस दिन पेपर बनाने में, तो वो 2 4 10 क्वेश्चन फ्रेम कर देगा सही से, विद इन द सिलेबस ही करेगा। तो आपको जो बिल्कुल वैसा पेपर मिलता है, क्योंकि जिस बॉडी को दिया गया उसमें मान लो मक्कार लोग बैठे, तो अपना उन्होंने क्या किया, किसी जगह से क्वेश्चन उठाए, कुछ उठाए, थोड़ा डाटा चेंज किया, चिपका दिया। मगर वो सारे ऐसा नहीं काबिल नहीं होते, काबिल होते, मगर उनको पता है कि उनकी ना तो पेमेंट बढ़नी है इससे, ना उनकी पेमेंट इससे कम होनी है, तो उसी हिसाब से काम कर देते हैं। भाई जो भी सरकारी टीचर है या सरकारी आदमी है, वो काबिल नहीं है तो वहां पहुंचा कैसे है, एग्जाम देके पहुंचा है, इसका मतलब वो काबिल है। जितना भी टीचर आपके स्कूलों में पाया जाता है, सरकारी स्कूलों में, वो सब बहुत काबिल है, मगर वो जंग लग गई है। क्यों? नहीं नहीं, घूस देके कितने पहुंचते होंगे यार, 100 में 50 या 100 में 10, 80 तब भी काबिल ही आते होंगे ना। हाँ, पूरा पूरा कपला है क्या? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब वापस स्टेटमेंट वापस लेता हूँ यार। हाँ, छप गया है ना ये वाली? चलो, तो सब लोग छापने से ज्यादा समझने पर और रिवीजन पर फोकस रखो। देखो सब लोग रिवीजन पे थोड़ा फोकस रखना, क्योंकि ये पढ़ाई है, पढ़ाई की खास बात है कि किसी को याद नहीं रहती है ये, क्योंकि ये पढ़ाई है, ना तो इसमें सुंदरता है किसी तरह की, है ना तो ये मजा देता है किसी तरह का, तो क्यों याद रहे भाई, क्यों याद रहे, है कि नहीं? तो जरा ध्यान रखना, इसको खुद जबरदस्ती याद रखना पड़ेगा सारे पॉइंट। छप गया है? अब क्या कह रहे हैं? यार एक तो मेरे कान बहुत कमजोर हो गए। हाँ, कौन सा पेन? अच्छा 3 पेन यूज करते हो, पिंक पेन यूज करते हैं, अच्छा। उससे बढ़ जाती तो भाई उसी से काम चलाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है, गलत बात थोड़ी ना है। अब कितने बजे क्लास ओवर होती है? 12:30, 12:45। अरे भाई, राउट्स बहुत सस्ते आदमी थे, उन्होंने बहुत आसान सा रूल दिया है, जल्दी कर लेते, 15 मिनट है ना, बहुत ज्यादा है। देखो 15 मिनट है, बहुत ज्यादा है। आप उनसे 2 क्लास पीछे भी हो, आज मैं उनकी लिक्विड सोल्यूशन की तीसरी लेने जा रहा हूँ, आपकी दूसरी है, ठीक है? नहीं नहीं, अच्छा आपकी पहली है, हाँ। गौर समझो, राउत भैया ने क्या बताया, लोगों ने कहा यार ये बताओ,
आप रहता फैलाए हो, एक लिक्विड में इतनी देर से चल रहे हो, सोल्यूशन बनाओगे कि नहीं बनाओगे, कि सब प्योर लिक्विड में ही खेलते रहोगे? तो राहुल भाई ने कहा मैं बनाता हूँ सोल्यूशन, और मैं बताता हूँ सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे। राहुल भैया ने क्या किया, उस प्योर लिक्विड में सॉल्यूट भी डाल दिया और बना दिया सोल्यूशन। अब उन्होंने कहा बताओ इसका वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे? तो राहुल का काम क्या है, प्योर लिक्विड की जगह सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को निकालना। तो जरा देखो पहले सोल्यूशन बना लेते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। तो देखो मैंने पहले क्या किया, कंटेनर बंद किया, क्यों? क्योंकि जितना वेपर प्रेशर होगा सब बंद कंटेनर में चलेगा, है कि नहीं? तो ये कंटेनर हमारा हुआ बंद। अब इसमें मैंने क्या किया, दो लिक्विड डाल दिए। अब इसमें से आप चाहो तो एक को सॉल्यूट मान सकते हो, एक को सॉल्वेंट, और चाहो तो जनरल नोमेनक्लेचर भी कर सकते हो। इन्होंने कहा एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है, ऐसा ऐसा सोल्यूशन बना लिया। अब जरा देखो लिक्विड ए और बी क्या है, गौर सुनिए। हम जिस सोल्यूशन को पढ़ते हैं, यदि किसी सोल्यूशन में एक से ज्यादा कंपोनेंट है, यदि किसी में एक से ज्यादा कंपोनेंट है तो सोल्यूशन बोला जाता है, और सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो सॉल्वेंट बोला जाता है। ठीक है, जनरल नाम। तो जब आप सोल्यूशन कह रहे हो इसका मतलब कंपोनेंट दो है, एक को आप सोल्यूट कह देते हो, एक को सॉल्वेंट कह देते हो। तो सोल्यूशन जो हम सोल्यूशन पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, दो कंपोनेंट हो। एक कंपोनेंट को हम प्यार से सोल्यूट कहते हैं और दूसरे कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो वो बार बार बाइनरी सोल्यूशन लिखेगा, क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में ही बाइनरी सोल्यूशन है, मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट है। ऐसा सोल्यूशन भी बना सकते हो जिसमें 10-12 सोल्यूट पड़े हो, ऐसा कोई थोड़ी ना है। ऐसा भी बना सकते हो कि 10-12 सोल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो। अरे पानी में एक चम्मच चीनी भी डाल दी, पानी में एक चम्मच नमक भी डाल दिया, है कि नहीं? हाँ, नींबू नींबू भी डाल लो। हाँ, अब बस यहां तक कंट्रोल है कि नहीं? तो अब क्या हुआ, ये जो सोल्यूशन बना इसमें एक से ज्यादा सोल्यूट है, तो हमारे सिलेबस में बाइनरी सोल्यूशन है, तो बार बार बाइनरी टर्म लिखेगा, तो हमें समझ में आना चाहिए बाइनरी का मतलब क्या कहना चाह रहा है। तो बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट को नाम दे दिया, एक सॉल्वेंट नाम दे दिया। यहां पर हम इनको कह देते हैं लिक्विड वन, लिक्विड ए और लिक्विड बी। तो हमने एक बाइनरी सोल्यूशन बनाया जिसमें लिक्विड ए है और लिक्विड बी है। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, अब सोल्यूशन दो तरह का बनेगा। पहला पहला सोल्यूशन कैसा बनेगा, देखो हमें क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के लिए कैसा होना चाहिए, वेलेटाइल होना चाहिए। तो यार हो सकता है कि दोनों लिक्विड वेलेटाइल हो तो भी वेपर बनेगी और वेपर प्रेशर आएगा, हो सकता है एक ही लिक्विड वेलेटाइल हो तब भी तो वेपर बनेगी, तब भी वेपर प्रेशर आएगा। पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों वेलेटाइल हो, दोनों नॉन वेलेटाइल हो और कोई एक वेलेटाइल हो। दोनों नॉन वेलेटाइल होंगे तो वेपर प्रेशर कितना आएगा, जीरो। वेपर ही नहीं बनी तो वेपर प्रेशर क्या पढ़ेंगे, है कि नहीं? इसका मतलब ये केस फर्जी है, हटा दिया। क्यों? हमको वेपर प्रेशर पढ़ना है और दोनों नॉन वेलेटाइल है तो वेपर बनी नहीं, वेपर बनी नहीं तो निकालेंगे क्या? तो इसी वजह से राहुल भैया कहते हैं कि दो केस हैं, एक जब दोनों वेपर बना रहे हो, एक जब कोई एक बना रहा हो। तो हमें दो केस मिलते हैं। केस नंबर वन, बोथ लिक्विड फॉर्म, वैसे साइंस की लैंग्वेज में लिख देता हूं, बोथ लिक्विड आर वेलेटाइल इन नेचर, वेलेटाइल इन नेचर। वेलेटाइल का मतलब समझते हो ना, जो वेपर फॉर्म करता हो, ऐसा लिक्विड जो वेपर फॉर्म करता हो। तो दोनों लिक्विड कैसे हैं, वेलेटाइल हैं। और केस नंबर टू, ओनली वन लिक्विड, कोई भी एक, वेलेटाइल इन नेचर, कि कोई एक लिक्विड वेलेटाइल है। तो हमें दो तरह के सोल्यूशन का प्रेशर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राहुल ने कहा कि भाई हम दो तरह से काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है यार, कह रहे हो निकाल देंगे, टेंशन थोड़ी है अपने को किसी बात की। तो इतना सही है। अच्छा,
अब जरा देखो इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि ये काम कैसे करेगा, जरा गौर से समझिएगा। तो राउल्स ने, हम पहला वाला केस करेंगे, ध्यान रखिएगा। हम कौन सा केस करेंगे? पहला वाला केस आज करने की कोशिश करेंगे। बस बेटा 2 मिनट रुक जाओ। हाँ देखो, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है? बोथ लिक्विड volatile in nature। दोनों के दोनों लिक्विड वेपर बना रहे हैं। अब देखो इन्होंने कंडीशन बनाई, जब 2 लिक्विड आ गए तो उस बच्चे की बात आ गई, जो एक बच्चा कह रहा था ना कि सर ये आपस में रिएक्शन कर सकते हैं कि नहीं। अब दोनों एक ही कंटेनर में डाल रहे हो, तो जब एक ही कंटेनर में डाल रहे हो तो यार हो सकता है रिएक्शन हो जाए। तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि हम जिस तरह का सोल्यूशन बनाएंगे उस सोल्यूशन में वो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। उस तरह के सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हम पढ़ेंगे। पहली कंडीशन ये बताई। दूसरी कंडीशन क्या बताई कि जो लिक्विड ए के बीच में फोर्स होगा वही लिक्विड बी के बीच में फोर्स होगा और वही उनके सोल्यूशन के बीच में फोर्स होगा। और ये बहुत ही ज्यादा ऐसी बात है जो बच्चे बेचारे परेशान भी हो सकते हैं, कंफ्यूज भी हो सकते हैं। क्यों? आधे घंटे हमने इस फर्जी बात पे लेक्चर दिया। देखना, फोर्स वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लिक्विड अलग अलग, फोर्स अलग अलग, और वहां जाके रहता फैला दिया कि सबका फोर्स सेम है। तो एक जगह बता के आ रहे हो कि भाई फोर्स हर लिक्विड का अलग अलग होता है, एक जगह ये बता रहे हो, और हर लिक्विड का फोर्स अलग अलग है इसलिए वेपर प्रेशर अलग अलग है। और उसके थोड़ी देर बाद जाके रहता फैलाया कि भाई जिस वेपर प्रेशर की हम बात करेंगे वहां पर ये मान के चल रहे हैं, है ना। तो जरा ध्यान रखना कि कहां क्या मानना है, क्योंकि बच्चों में यही कंफ्यूजन होते हैं और कुछ नहीं होते कि यार अभी तो कुछ देर पहले पढ़ा था कि फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और हर लिक्विड का फोर्स अलग अलग होता है, यहाँ सबका फोर्स ही बराबर है ना। तो इन्होंने ये मान के चले कि यार ए लिक्विड के बीच में, ये ए लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये ए लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसी के आसपास का फोर्स बी लिक्विड और बी लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में होगा। ये देखो, और उतना ही फोर्स जब ये मिला दिए जाएंगे तो ए लिक्विड और बी लिक्विड के बीच में आएगा। ये देखो, और ये कह रहे हैं ये लगभग आपस में बराबर होंगे। दो कंडीशन लगाने के बाद ही अपना लॉ देंगे, राउल्स लॉ। पहली कंडीशन वो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, दूसरी कंडीशन उनके बीच में जो फोर्स होंगे वो बराबर होंगे। प्योर लिक्विड ए का फोर्स, प्योर लिक्विड बी का फोर्स, और उनसे जब सोल्यूशन बनेगा उनके फोर्स आपस में बराबर होंगे। इतनी बात इन्होंने बताई और इस पर हमने कहा यार एक क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। आंसर बताओ। A solution contain component A and B follows Raoult's law। राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो क्या बताया? ओ भाई एक बार देख लेना कहां से निकल रही है इतनी सारी। मतलब यदि आगे से निकल रही है तो ठीक है, पीछे से निकल रही है तो फिर बुलाता हूं उसको डालने के लिए सब कुछ। अच्छा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना। अरे वो बात नहीं यार, उसको भी कोई एक्सप्लेन करता है क्या तुम लोग भी यार। तो देखो, ए बी इंट्रैक्शन रिमेन सेम एज ए बी। तीनों फोर्स आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो आज इसी जगह पे रुकेंगे, कल हम लोग इस जगह से, अब देखो वो बन गई है भूमिका,
अब सीधा इक्वेशन से स्टेटमेंट बता के आगे चल देंगे। तो कल इसी जगह से उठाएंगे।